हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एईसी प्लस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। देखिए, कुछ स्टूडेंट जब मुझसे मिलते हैं तो वो ये बोलते हैं कि सर बहुत समय हो गया है एग्जाम की तैयारी करते हुए, मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन एग्जाम जो है वो हमारा नहीं निकल पा रहा है। सर क्या लगता है, मतलब ये संघर्ष हमारा कब तक चलेगा? हम परेशान हो चुके हैं इन चीज़ों से और सफलता मिल ही नहीं पा रही है। तो वैसे स्टूडेंट के लिए जो लगातार अपनी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए मेरे पास में आज एक लाइन ये है कि एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा। तो यकीन मानिए कि अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ में मेहनत कर रहे हैं तो सफलता जो है वो एक दिन आपको जरूर ही मिलेगी ही मिलेगी। तो उसके इंतजार करते रहिए, उसके लिए मेहनत करते रहिए और घबराइए नहीं कि इतने दूरी तक आकर और फिर आप वहां से पीछे हट रहे हैं। तो लगातार मेहनत करते रहिए, बस आप ईमानदार रहिए। अगर आप ईमानदार हैं, सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। आइए देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपसे जो क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था वो आखिर था क्या? तो विच स्टेट विल सेट अप अ राइनो टास्क फोर्स टू रिवाइव द राइनो कंजर्वेशन प्लान? किस राज्य ने राइनो टास्क फोर्स का गठन किया है राइनो या गैंडा संरक्षण योजना के तहत? तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो बिहार गवर्नमेंट जो है, अगर हम देखें तो बिहार गवर्नमेंट जो है उसने राइनो टास्क फोर्स जो है उसकी स्थापना की है। चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गैंडा संरक्षण योजना शुरू करने के उपाय सुझाने के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन जो है वो किया गया। अब इसमें दो तीन चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी भाई। देखो, कौन सा राज्य है? बिहार स्टेट जो है उसने ये शुरुआत की है। कौन सा टाइगर रिजर्व में? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। और किसके लिए? तो गैंडा संरक्षण के लिए। और कौन सुझाव देगा? तो राइनो टास्क फोर्स जो है वो सुझाव देगी कि किस तरीके से क्या चीजें जो है वो की जा सकती है। बिहार में बाघों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के बाद राज्य सरकार अब गैंडों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है, जिसके लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है। बात समझ में आ रही है? चलिए, भारत एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और विश्व गैंडे की लगभग 75% आबादी जो है वो भारत में रहती है। अपने आप में एक बड़ा डेटा है। 93% से अधिक भारतीय गैंडे की आबादी असम में सिर्फ एक संरक्षित क्षेत्र जिसका नाम है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, वहां पर देखने को मिलती है। तो सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे कि ओवरऑल वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो वहां की 75% की जो राइनो पॉपुलेशन है वो इंडिया में है। और उस 75% का 93% का जो पॉपुलेशन है, राइनो पॉपुलेशन, वो कहां पर देखने को मिलता है? वो कांजीरंगा नेशनल पार्क में देखने को मिलता है। तो ये डेटा जो है वो आप इसमें याद जरूर रखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, व्हेन हैज द इंटरनेशनल डे फॉर द मेमोरी ऑफ द स्लेव ट्रेड बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? किस दिवस को स्लेव ट्रेड इंटरनेशनल डे फॉर मेमोरी ऑफ स्लेव ट्रेड के तौर पर मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कि किसको मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 23 अगस्त को। ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें कि सर 23 अगस्त को ही क्यों? स्लेव ट्रेड का मतलब क्या होता है? पहले अगर हम देखें तो दास जो होते थे, जो स्लेव होते थे, उनकी खरीद बिक्री होती थी। आपने हिस्ट्री में ऐसी चीजें पढ़ी होंगी, आपने मूवीज वगैरह में, हिस्टोरिकल मूवीज जो हैं उनमें इस प्रकार की चीजें देखी होंगी। मतलब आप समझिए कि स्थिति कितनी दयनीय होती थी कि वस्तुओं का जिस प्रकार से आदान प्रदान होता है उसी प्रकार से मनुष्यों का आदान प्रदान किया जा रहा है। और कैसे मनुष्य? जो गुलाम थे। कैसे मनुष्य? जो स्लेव थे। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो चीजें किस प्रकार की दिखती हैं कि 23 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? तो 23 अगस्त 1791 में अगर मैं बात करूं तो हैती में, ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो हैती में दास व्यापार के विरोध में, दास व्यापार का विरोध जो है या विद्रोह जो है वो शुरू हुआ था। ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखिए तो 23 अगस्त 1791 में हैती में दास व्यापार जो है या स्लेव ट्रेड जो है उसके खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हुई थी। और इसीलिए 23 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? 23 अगस्त को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द मेमोरी ऑफ द स्लेव ट्रेड के तौर पर। इसकी जो थीम थी 2023 की, अगर हम बात करते हैं कि इस साल की जो थीम थी वो क्या थी, तो उसकी थीम थी फाइटिंग स्लेवरीज लिगेसी ऑफ रेसिज्म थ्रू ट्रांसफॉर्मेटिंग एजुकेशन। ठीक है। तो ये आपको इसकी थीम भी इसमें जरूर याद रखनी पड़ेगी। अब देखिए, लगातार अगस्त में हम अलग अलग दिन देख रहे थे कि किस दिन पर क्या सेलिब्रेट हो रहा है, तो वहां पर मैं आपको लिस्ट लगातार देता जा रहा था। एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं कि किस दिन जो है वो क्या
सेलिब्रेट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 1 अगस्त की अगर हम बात करते हैं तो नेशनल माउंट क्लाइंबिंग डे, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस जो है वो मनाया गया, विश्व लंग कैंसर दिवस और वर्ल्ड वाइड वेब डे के तौर पर मनाया जाता है। 3 अगस्त की अगर हम बात करते हैं तो नेशनल या इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे के तौर पर ये मनाया जाता है, भारतीय अंगदान दिवस के तौर पर ये मनाया जाता है। 6 अगस्त जो है वो हिरोशिमा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 9 अगस्त जो है वो नागासाकी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। अगस्त क्रांति दिवस 8 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। 10 अगस्त की अगर हम बात करते हैं तो विश्व जैव ईंधन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 12 अगस्त अगर हम देखते हैं तो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। मैं बार बार आपको यही चीज बताता हूं कि इसमें फर्क है, नेशनल और इंटरनेशनल में फर्क है, उसमें आप जरूर याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो विश्व हाथी दिवस, और हाथी का नाम सुनते ही, एलिफेंट का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ये भी मैं हर बार बताता हूं कि ये आना चाहिए कर्नाटका, कि सबसे ज्यादा हाथियों की संख्या जो है वो किस राज्य में है, वो कर्नाटका में है। और कर्नाटका का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि सर सबसे ज्यादा अरबपति विधायक जो है वो कहां पर है, वो भी कर्नाटका में ही है। ठीक है, तो इधर तो ये डेटा ठीक है, लेकिन इधर ये डेटा जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, चलिए खैर 13 अगस्त की बात करते हैं तो विश्व अंगदान दिवस के तौर पर है। 14 अगस्त की बात करते हैं तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 16 अगस्त जो है वो नवरोज के तौर पर, पारसी नववर्ष के तौर पर मनाया जाता है। 17 अगस्त की बात करते हैं तो मलयालम नववर्ष, जिसको चिंगम बोलते हैं, एक पवित्र दिवस जिससे शुरुआत होती है किसी भी पवित्र कार्य को करने की। ठीक है, 19 अगस्त की बात करते हैं तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के तौर पर मनाया जाता है। वर्ल्ड मॉस्किटो दिवस जो है वो 20 अगस्त को मनाया जाता है। 21 अगस्त की बात करते हैं तो आतंकवाद के पीड़ितों को स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतरराष्ट्रीय दिवस के तौर पर यह मनाया जाता है। और 22 अगस्त की बात करते हैं तो धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों से पीड़ित की स्मृति में अंतरराष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। डे बाय डे जिस तरीके से हम करंट अफेयर्स में इस तरीके के क्वेश्चन देख रहे हैं तो उसमें ये अगर हम देखें, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये नंबर जो है, ये लिस्ट जो है वो बढ़ती चली जा रही है, और बार बार सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है ताकि चीजें आपको याद रहें, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द नंबर 1 कंट्री टू सक्सेसफुल लैंड ऑन द मून। हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत जो है वो कौन से नंबर का देश बन गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा कि वो 4th पोजीशन, अगर हम बात करते हैं ओवरऑल ना, तो हम यहाँ पर क्या बोल देंगे कि सर 4th पोजीशन है रसिया, यूएसए, चाइना के बाद में। जैसे अगर हम बात करते हैं मून की, तो मून में लैंडिंग की अगर हम देखते हैं तो अब 2 डेटा आपको देखने पड़ेंगे। एक आपको देखना पड़ेगा क्या, एक आपको देखना पड़ेगा सर नॉर्थ पोल। ठीक है, और जिस नॉर्थ पोल में अगर हम बात करें तो यूएसएसआर, देन यूएसए और देन चाइना, और उसके बाद अब एक नाम और जुड़ गया है जिसने कीर्तिमान हासिल किया है, वो नाम है इंडिया। तो ओवरऑल अगर देखेंगे कि मून पर उतरने वाला, ये लैंड करने वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है, तो नॉर्थ पोल पर लैंड करने वाले देशों में भारत का स्थान 4th पोजीशन पर है। लेकिन अब बात आती है किसकी, साउथ पोल की। तो जब साउथ पोल पर नाम लिया जाता है तो यहाँ कोई लिस्ट विस्ट नहीं है, यहाँ एक छत्र राज्य है अभी हमारा, और भारत जो है वो फर्स्ट या पोजीशन कुछ है ही नहीं, सिर्फ भारत। बात समझ में आ रही है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्या नजर आता है कि भाई साउथ पोल पर जो है वो कौन है, किसने लैंडिंग किया है, तो वो भारत ने लैंडिंग किया है। अब देखिए चंद्रयान पर लैंडिंग की अगर हम बात करते हैं तो चंद्रयान 3 जो है उसने अभी सफल लैंडिंग की है, सॉफ्ट लैंडिंग की है। कब ये लॉन्च किया गया, तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं चंद्रयान 3 की, तो चंद्रयान 3 जो है वो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। दूसरा अगर हम इसमें बात करें तो इसने लैंडिंग की है 23 अगस्त 2023 को। ठीक है, और इसका जो वर्किंग टाइम होगा, जो कितने दिनों का इसका प्रोजेक्ट है, तो पूरा प्रोजेक्ट टाइम जो है वो है 14 डेज का। ठीक है, और ये 14 डेज को एक और नाम से हम जानते हैं 1 लूनर डे के तौर पर। तो वहां पर अगर हम बात करें 1 लूनर डे जो है वो पृथ्वी पर
14 दिन के बराबर है। तो इसका पूरा प्रोजेक्ट जो है वो कितने दिन का है? 14 दिन का प्रोजेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। चंद्रयान 3 की अगर बात करते हैं तो चंद्रयान 3 जो है वो कब लॉन्च हुआ? 14 जुलाई 2023 को। अब चंद्रयान 3 के पहले अगर बात करते हैं तो चंद्रयान सेकंड और चंद्रयान फर्स्ट भी लॉन्च हुए हैं ना। तो यहाँ पर आप याद ये भी रख सकते हैं कि सर चंद्रयान सेकंड जो लॉन्च हुआ है वो 2019 को किया गया था, और चंद्रयान फर्स्ट जो लॉन्च किया गया था वो 2008 को किया गया था। बात समझ में आ रही है? तो इसमें आप ये भी याद रख सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें एक चीज और याद रखिए कि सर हम लगातार इसमें एक चीज सुन रहे हैं कि एक लैंडर है, एक रोवर है, ठीक है। तो यहाँ पर चंद्रयान 3 की जब हम बात करते हैं तो इसमें याद रखिए कि इसके लैंडर का क्या नाम है? तो इसके लैंडर का नाम है विक्रम। किसके नाम पर रखा गया? तो ये रखा गया विक्रम साराभाई के नाम पर। बात समझ में आ रही है? और सर इसके रोवर का क्या नाम है? तो इसके रोवर का नाम है प्रज्ञान। प्रज्ञान का मतलब क्या? तो प्रज्ञान का मतलब कि नेक्स्ट लेवल ऑफ नॉलेज। अगर हम देखें तो यहाँ पर ज्ञान का एक अतिरिक्त स्तर जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो हम, या भारत की अगर हम बात करें तो भारत ज्ञान के एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है, इसलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रज्ञान बोल रहे हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि लैंडर जो है वो क्या, तो लैंड करने के लिए, और रोवर जो है वहां पर उन चीजों को, डेटा को एकत्रित करने के लिए जो वहां मूव करेगा। लैंडर जो है वो वहां पर एक जगह पर लैंड किया रहेगा, और ये जो रोवर है वो वहां पर मूवमेंट आपको दिखेंगे। तो यहाँ पर आप नाम याद रखिए फिलहाल, जिसको हम विक्रम बोल रहे हैं, और जिसको हम रोवर की अगर बात करें तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रज्ञान बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इतनी इंफॉर्मेशन जो है वो जरूरी है। अब देखिए, इस क्वेश्चन के आधार पर अगर हम देखें तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि सर अगर हम देखें नॉर्थ पोल पर या ओवरऑल, तो आप बोलिए 4th पोजीशन, लेकिन साउथ पोल पर आप क्या बोलेंगे? सर सिर्फ भारत ही है, उसमें तो कोई पोजीशन ही नहीं है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो ओवरऑल के बेसिस पर 4th नंबर का हो जाएगा सफल लैंडिंग करने वाले देशों में। अब बात आती है कि सर किसने की है, किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च करने का काम जो है वो किसने किया है? वो इसरो ने किया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नाम है इसका, ठीक है। और 15 अगस्त 1969 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, ठीक है। 15 अगस्त 1969 इसका एस्टेब्लिशमेंट है। एक स्पेस एजेंसी के तौर पर ये काम करती है, ठीक है। और करंटली इसके हेड जो है उनका नाम है एस सोमनाथ, ठीक है। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो इसमें फिलहाल इतनी चीजें आपके लिए जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। व्हाट हैज बीन रीनेम्ड एज खेलो इंडिया वुमेन्स लीग रिसेंटली? हाल ही में खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? उसका नाम कर दिया गया है अस्मिता महिला लीग, ठीक है। तो वहां पर राइट आंसर जो है वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है अस्मिता वुमेन्स लीग के नाम से, या अस्मिता महिला लीग के नाम से जाना जाता है। महिलाओं को खेल के क्षेत्र में, महिलाओं को स्पोर्ट्स के फील्ड में और ज्यादा बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये प्रोग्राम जो है वो चलाया जा रहा है। और अस्मिता नाम जो है वो अगर हम बात करें तो क्यों रखा गया है, तो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि भाई जो अस्मिता है ना, उसमें हर वर्ड की अपनी एक मीनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि अस्मिता का मतलब होता है अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। तो यहाँ पर अस्मिता जो है उसका फुल फॉर्म होता है अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोल देते हैं अस्मिता। बात समझ में आ रही है? तो इतनी चीजें जो हैं वो आप इसमें जरूर याद रखेंगे। और इसके उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो इसका उद्देश्य जो है वो महिलाओं को खेल के फील्ड में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने वाले प्रतिभागियों को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए ये चीजें सरकार के द्वारा की जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बोल रहा है कि रिसेंटली श्रेथा थाइविसिन श्रेथा थाइविसिन हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? कि हाल ही में श्रेथा थाइविसिन जो है वो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? वो बने हैं थाईलैंड के, ठीक है। थाईलैंड जो है उसके न्यू प्राइम मिनिस्टर जो है वो बने हैं
श्रेथा थाविसिन। और थाईलैंड का नाम सुनते ही अब हमारे दिमाग में क्या आता है कि सर थाईलैंड जो है उसकी अगर हम बात करते हैं तो थाईलैंड की जो क्या मतलब सबसे फेमस जगह है, या थाईलैंड की अगर हम बात करते हैं उसकी जो कैपिटल है वो क्या है, वो है बैंकॉक। ठीक है, तो थाईलैंड की जो कैपिटल है वो क्या है, वो बैंकॉक है। ठीक है, दूसरा अगर हम इसमें देखें कि सर मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो किस रिलीजन को सपोर्ट करती है, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आप याद रखिए कि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो बुद्धिज्म को फॉलो करती है, बुद्धिज्म, राइट। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो किसको फॉलो करती है, वो बुद्धिज्म को फॉलो करती है। और अगर मैं इसकी करेंसी की बात करता हूँ तो इसकी जो करेंसी है वो क्या है, तो उसकी करेंसी है थाई बाहट। ठीक है, तो ये इसकी करेंसी है। तो याद रखिएगा कि किसके नए प्रेसिडेंट बने हैं, थ्रेसा थाविसिन, तो वो बने हैं थाईलैंड के। अब यहाँ पर देखिए एक चीज और कि पेड्रो सांचेन को स्पेन का कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री हुन मानेट बने हैं। और शौकत मिर्जियोव को उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। एडगर रिंकेविक्स ने लातविया के समलैंगिक राष्ट्रपति जो है वो बने हैं। और क्वारिकोस मित्सो ताकिस ग्रीस के प्रधानमंत्री पद की शपथ इन्होंने ली है। तो अभी जो नए अपॉइंटमेंट हुए हैं ना, नाम थोड़े से टफ होते हैं, ठीक है, लेकिन एक बार देखिए, बार बार पढ़िए तो चीजें जो हैं वो दिमाग पे थोड़ा बैठेंगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप याद जरूर रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ स्मार्ट ई मोबिलिटी रिसेंटली। हाल ही में किसे स्मार्ट ई मोबिलिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो याद रखिए किसे नियुक्त किया गया है, वो किया गया है मनोज कोहली को। और मनोज कोहली जो है, इनके बारे में बस एक चीज याद रख सकते हैं आप कि मनोज कोहली जो है वो इससे पहले सॉफ्ट बैंक के हेड थे। ठीक है, इसमें एक चीज ये जरूर आप याद रखिएगा कि इससे पहले अगर हम बात करते तो मनोज कोहली किसके हेड थे, वो सॉफ्ट बैंक इंडिया जो है उस कंपनी के हेड थे। अब इसमें एक चीज और याद रखिए कि सर स्मार्ट मोबिलिटी जो है वो एक सेवा के रूप में प्लेटफॉर्म प्रदाता है जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन, जिसको आप ईवी के नाम से जानते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में हितधारकों के लिए एक व्यापक प्लेटफॉर्म और एंड टू एंड समाधान प्रदान करता है। साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ के तौर पर मैंने आपको बता ही दिया था, पीआर शेषाद्री जो है वो बने हैं। इनका नाम आप जरूर याद रखें। बोलीविया में अगले भारतीय राजदूत के रूप में विश्वास सबकाल की नियुक्ति की गई है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के सीएमडी के रूप में परमिंदर चोपड़ा जो है वो नियुक्त हुए हैं। और विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड में आदिल सुमरीवाला जो है उनका चयन किया गया है। तो इसमें इतनी चीजें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। रिसेंटली द 14th ज्वाइन ग्रुप ऑफ कस्टम मीटिंग। ठीक है, 14th ज्वाइन ग्रुप ऑफ कस्टम, जिसको जेजीसी के नाम से भी जाना जाता है, कस्टम मीटिंग has been organized between India and which country। हाल ही में भारत और किस देश के बीच सीमा शुल्क के 14वें संयुक्त समूह की बैठक जो है वो आयोजित की गई है। तो याद रखिएगा कि 21 से 22 अगस्त 2023 में ये न्यू दिल्ली में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये बैठक जो है वो गठित की गई थी। ठीक है, 21-22 अगस्त। ठीक है, कहां पर, तो ये हुई थी न्यू दिल्ली में। ठीक है, और किसके किसके बीच में, तो ये याद रखना है आपको, इंडिया और बांग्लादेश। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछता है कि किसके बीच में हुआ था, तो बताइए कि सर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। अब बात आती है कि सर ये 14 जेजीसी जो था इसके मुद्दे क्या थे, तो पोर्ट रिस्ट्रिक्शन को कम करना, ठीक है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और कोऑपरेशन को में इंप्रूवमेंट करना। तो यहाँ पर इसके जो मुद्दे की अगर मैं बात करूँ तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि इसमें दोनों देशों के बीच में जो पोर्ट रिस्ट्रिक्शन है उसमें कटौती करना। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो बोल रहा है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र को बढ़ावा देना, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र को बढ़ावा देना। ठीक है, और
कोऑपरेशन ऑफ कस्टम को बढ़ावा देना। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर मुद्दा जो है वो क्या था, या मुद्दे जो हैं वो क्या थे, तो आप बताइए कि सर मुद्दे जो थे या ऑब्जेक्टिव जो था वो ये थे कि हम पोर्ट रिस्ट्रिक्शन में दोनों देशों के बीच में कमी लाएं, दूसरा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या करें, वृद्धि करें, और कोऑपरेशन ऑफ कस्टम की अगर बात करें तो उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिले। बात समझ में आ रही है? चलिए, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना जो है उसकी शुरुआत की है। बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों की अनुमति दी है। भारत ने बांग्लादेश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है। और आपके लिए क्वेश्चन ये है कि कितने लिमिट तक ये रुपए के फॉर्म में द्विपक्षीय व्यापार जो है वो किया जाएगा, ये आप बता दीजिए मुझे। और बांग्लादेश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अपने संन्यास का फैसला लिया है। ठीक है, ये चीजें मैंने पहले आपको बता चुका हूँ। ठीक है, बांग्लादेश में 40% से अधिक लड़कियों की शादी जो है वो 18 वर्ष से कम उम्र पर हो जाती है। तो ये भी एक समस्या जो है वो बांग्लादेश में देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ एनजीटी। एनजीटी की अगर हम बात करते हैं तो एनजीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो नए चेयरमैन बने हैं उनका नाम है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो नए चेयरमैन बने हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। अभी एनजीटी के बारे में अगर हम बात करें तो 18 अक्टूबर 2010 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ठीक है, 18 अक्टूबर 2010 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। और अगर हम बात करते हैं एक्ट की, तो किस एक्ट के अंडर में, तो एनजीटी एक्ट 2010 के तहत इसका स्थापना जो है वो की गई है। एनजीटी एक्ट 2010 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। अब बात आती है कि सर ये काम क्या करता है, किस फील्ड से ये संबंधित है, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, नेचुरल रिसोर्स प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन से संबंधित जितने भी मामले हैं, क्या क्या, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन और नेचुरल रिसोर्सेस प्रोटेक्शन। ठीक है, इनसे संबंधित जितने भी मामले हैं, इन क्षेत्रों से संबंधित मामलों का त्वरित निपटारा करना, फास्ट निपटारा करना। तो एनजीटी जो है वो करता क्या है, एनजीटी करता है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, नेचुरल रिसोर्सेज प्रोटेक्शन, इनसे संबंधित जो भी मामले आते हैं उनका त्वरित निपटारा करने का काम जो है वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उसके माध्यम से किया जाता है। अब आगे इसमें एक चीज और देख लीजिए, कमलेश्वर वार्ष्णेय जो है वो अमरजीत सिंह को सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, पहले हम देख चुके हैं। एसबीआई लाइफ के एमडी और सीईओ के रूप में अमित झिंगरन, ये भी आपको मैंने बता दिया, एक बार और रिकॉल कर लीजिए। और क्यूईटीसीआई के अध्यक्ष के रूप में विजय कुमार सारस्वत। ठीक है, तीसरी बार बता रहा हूं मैं, याद हो जाना चाहिए अब आपको। ठीक है, विजय कुमार सारस्वत जो है वो नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपसे बोल रहा है कि हु हैज रिसेंटली वॉन द अवार्ड फॉर बेस्ट ओरिजिनल स्टोरी। हाल ही में किसने सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार जो है वो जीता है, तो वो जीता है सिहान शौकत ने। ठीक है, तो याद रखिए उनका क्या नाम है, उनका नाम है सिहान शौकत। सिहान शौकत, और किसके लिए, तो डेडलाइन के लिए। बात समझ में आ रही है, किसके लिए वो जीते हैं, डेडलाइन के लिए। ठीक है, इसमें फिलहाल इतनी चीजें। अब देखिए यहाँ पर यूके संसद द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से मायरा ग्रोवर को सम्मानित किया गया है। ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से जय सैनी जो है उनको सम्मानित किया गया है। सुभाष रूनवल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिक्स मिला है। और जूरिक फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड डायने क्रूगर को सम्मानित किया गया है। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार बता रहा हूँ, सुन लीजिए ताकि चीजें याद रहें।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। रिसेंटली द इंडियन कोस्ट गार्ड हैज साइंड द एमओयू विद द कोस्ट गार्ड ऑफ विच कंट्री। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ में किया है? तो भारत ने जो एमओयू साइन किया है वो किसके साथ में साइन किया है? वो किया है फिलीपींस के साथ में। ठीक है, किसके साथ में? तो वो किया है फिलीपींस। बात समझ में आ रही है? तो भारत और फिलीपींस के बीच में एक समझौता जो है वो हुआ है कोस्ट गार्ड की अगर हम बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड और फिलीपींस कोस्ट गार्ड के बीच में एमओयू साइन किया गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें किस प्रकार की चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी। तो पहली चीज तो ये समझ में आएगी कि सर इस एमओयू के माध्यम से भारत और फिलीपींस के बीच में, भारत व अगर हम देखें फिलीपींस के बीच में, फिलीपींस के बीच द्विपक्षीय समझौते में वृद्धि होगी। ठीक है, तो जो अगर हम देखें द्विपक्षीय समझौता, तो उन द्विपक्षीय समझौतों में क्या होगा? वृद्धि देखने को मिलेगी। समझौता जो है उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, रिलेशन जो है वो बेहतर होते चले जाएंगे। देखिए इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बनता है कि व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान पर हस्ताक्षर हुआ है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यही है, जो वर्ड मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि ये है व्हाइट शिपिंग। अब ये व्हाइट शिपिंग क्या होता है? तो यहाँ बोल रहा है कि सर ये जो व्हाइट शिपिंग है ना, व्हाइट शिपिंग के अगर हम बात करें तो व्हाइट शिपिंग के इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान पर हस्ताक्षर हुआ है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये व्हाइट शिपिंग है क्या? तो आपको तो ये भी समझ में आना चाहिए कि व्हाइट शिपिंग क्या है, तब तो आपको मतलब समझ में आएगा कि व्हाइट शिपिंग की इंफॉर्मेशन को जो इंटरचेंज करने की बात हो रही है वो क्या मतलब होगा। व्हाइट शिपिंग का मतलब होता है कि दोनों देश जो हैं वो क्या करेंगे, दोनों देशों के द्वारा, ठीक है, दोनों देश क्या करेंगे, तो दोनों देशों के द्वारा अगर हम बात करते हैं तो दोनों देशों के द्वारा जो भी जहाज, जो भी यात्री जो है या जो भी कमर्शियल व्हीकल जो है, ठीक है, जो भी अगर हम देखें कमर्शियल, ठीक है, और दूसरा अगर हम देखें तो मिलिट्री या नेवल शिप, ठीक है, जितने भी कमर्शियल या नेवल शिप जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे इन दोनों देशों के बीच की सीमाओं में या इन दोनों देशों के बीच में इस प्रकार का मतलब आप देखेंगे तो आवागमन देखने को मिलता है। तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो पहले से ही आगामी सूचना प्रदान की जाएगी। बात समझ में आ रही है? उनकी पूरी आगामी सूचना जो है वो प्रदान की जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसको इस प्रकार से समझिए कि सर फिलीपींस और इंडिया के बीच में अगर हम बात करते हैं तो फिलीपींस और इंडिया के बीच में अगर वहां पर कोई भी कमर्शियल शिप जो है, कोई भी कमर्शियल बोट जो है वो एक दूसरे की सीमा के अंदर जा रही है या एक दूसरे देश में जा रही है, या कोई भी नेवल शिप या नेवल बोट जो है वो जा रही है, तो कौन सी जाने वाली है ये देश पहले ही उस देश के साथ में चीजों को शेयर करे, इसकी इंफॉर्मेशन पहले से ही दे। तो अगर मान लीजिए कि फिलीपींस से कोई शिप जो है वो आ रही है, उसमें कौन कौन आ रहा है, क्या इंफॉर्मेशन है, पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो हमारे यहाँ पर जब चेकिंग होगी तो उसकी इंफॉर्मेशन रहने से चीजें आसान बनी रहेगी। तो अगर इस प्रकार की चीजें होती हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन को, इसको बोलते हैं व्हाइट शिपिंग। और हमने जो फिलीपींस के साथ में साइन किया वहां पर बोल रहे हैं व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करेंगे। अब इससे फायदा क्या होगा? तो व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन को अगर इंटरचेंज कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, तो अगर यही चीजें अगर हम बात करें तो अगर यही चीजें जो हमारा अगर हम बात करें कि इस प्रकार की जो चीजें हैं, इस प्रकार की यही चीजों की अगर मैं बात करूं तो भारत में अगर जो 26/11 की मैं बात करता हूं तो 26/11 का जो हमला हुआ था वहां पर इस प्रकार से ही अगर आप देखिए तो इन्हीं रूट के माध्यम से क्या होता है, जो इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल होते हैं वो इन्हीं रूट के माध्यम से क्या करते हैं, देशों में शामिल हो जाते हैं। तो अगर हमको पहले से पता रहे कि भाई ये कौन है, कहाँ है, किस तरीके से, तो चेकिंग करने में और सारी चीजों में आसानी होगी। तो यहाँ पर जो 26/11 के हमले हुए थे शायद वो हमला ना होता अगर व्हाइट शिपिंग जैसी चीजें जो है वो होती और थोड़ी सी तटस्थता जो है वो हम बनाकर रखते तब। बात समझ में आ रही है? तो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो व्हाइट शिपिंग का ही पॉइंट जो है वो बनता है। फिलीपींस की बात करते हैं तो फिलीपींस की जो राजधानी है वो है मनीला, और फिलीपींस की अगर हम देखें जो कैपिटल है तो इसकी कैपिटल है मनीला, और इसका जो करेंसी है वो है पेसो।
ठीक है, इसकी जो करेंसी है वो है पेसो। तो फिलहाल इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, फिलीपींस हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बोल रहा है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंक्लूड सफाई कर्मचारी इन आयुष्मान भारत योजना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों के लिए आयुष्मान भारत योजना, सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? तो याद रखिए कि कौन सी सरकार है, तो वो है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। ठीक है, किस गवर्नमेंट ने किया है, तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है उसने सफाई कर्मचारियों को शामिल किया है। किसमें, सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत शामिल किया। अब ये आयुष्मान भारत योजना है क्या, तो अगर मैं बात करता हूं आयुष्मान भारत योजना की, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं आयुष्मान भारत योजना की, तो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और ये सहायता का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, वो होगा 5 लाख रुपए तक का। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर याद रखिए कि इस योजना के माध्यम से जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको क्या किया जाएगा, 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान किया जाएगा। भारत सरकार की ये योजना की अगर हम बात करें तो 23 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत हुई है। स्टार्ट कब किया गया, तो स्टार्ट किया गया है 23 सितंबर 2018 को। और अगर आपसे ये पूछ रहा है कि सर जो सफाई कर्मचारियों को अभी हाल ही में किसने शामिल किया है, तो सफाई कर्मचारियों को शामिल किया है किसने, वो हिमाचल प्रदेश ने शामिल किया है। बात समझ में आ रही है? चलिए दूसरा इसमें याद रखिए कि आयुष्मान भारत डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो आयुष्मान भारत डे 30 अप्रैल को मनाया जाता है। एक पॉइंट आप ये भी इसमें याद जरूर रखेंगे, ये क्या है, ये है आयुष्मान भारत दिवस। क्लियर? तो ये कब मनाया जाता है, ये 30 अप्रैल को मनाया जाता है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है शिमला। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला है और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो इसके सीएम है। ठीक है, ये है गवर्नर, ये है सीएम, ये है कैपिटल। ठीक है, ये क्या है, ये कैपिटल है। और हिमाचल प्रदेश को अगर हम बात करें तो इसको, अगर एक पॉइंट और इसमें आप याद रखना चाहते हैं तो एक ये याद रख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो माउंटेन स्टेट के तौर पर भी जाना जाता है। तो ये एक पॉइंट जरूर याद रखिए, माउंटेन स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम माउंटेन स्टेट के तौर पर भी जानते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे आज के। ठीक है, और आपके लिए जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो ये कि वेयर विल उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सेटअप द वनटांगिया विलेज ट्रेनिंग सेंटर रिसेंटली। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ वनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र जो है वो स्थापित करेगी? 4 ऑप्शन है, फटाफट उसको ढूंढिए और कमेंट करके मुझे बता दीजिए। बाकी आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।